यहाँ से स्टार्ट होता है केमिकल बॉन्डिंग का एक वन शॉट रिवीजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सिलेक्टेड रिवीजन करते हैं फटाफट से। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है इसके अंदर। बात करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स की। कोई भी आयनिक सॉलिड कब पानी के अंदर सॉल्युबल होगा, कब नहीं होगा, इसको डिसाइड करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी। अगर किसी आयनिक कंपाउंड की सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होती है तो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम है तो उस सिचुएशन के अंदर वो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होगा। जैसे कि आपके पास NaCl है। जैसे ही आप वाटर के अंदर NaCl को डिसॉल्व कराते हैं तो Na और Cl के बीच का ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये ब्रेक हो जाता है और सोडियम आयन को सराउंड करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल और क्लोराइड आयन को सराउंड करना शुरू कर देते हैं वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक। इन आयंस के सराउंड करने से एक एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी। अब अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी NaCl के लेटेस्ट एनर्जी से ज्यादा हो गई तो NaCl वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी लेटेस्ट एनर्जी से कम है तो NaCl डिसॉल्व नहीं होगा। यानी कि सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंडेंट होती है इफेक्टिव चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन पर। इनवर्स होती है साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन पर। साथ ही साथ डिपेंड करती है ये सॉल्वेशन एनर्जी सॉल्वेंट के नेचर पर। जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा हाई होगा उस सॉल्वेंट के अंदर उतनी जल्दी आयंस जो है वो ब्रेक हो जाएंगे और जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उन आयंस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, यानी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का सबसे ज्यादा हाई होता है, इसलिए ज्यादातर आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। अब एक बार जब आयन वाटर के अंदर डिसॉल्व होना शुरू करेगा तो वाटर के मॉलिक्यूल उस आयंस को चारों तरफ से सराउंड करेंगे। सराउंड करने से जितना छोटा आयन होगा उसकी सराउंडिंग उतनी ज्यादा होगी वाटर के मॉलिक्यूल से। तो वो जो आयन बन करके आएगा उसकी हाइड्रेटेड फॉर्म जो होगी वो हाइड्रेटेड फॉर्म का रेडियाई सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो लिथियम आयन का साइज सबसे छोटा होने की वजह से हाइड्रेटेड लिथियम आयन का साइज एक्वा सॉल्यूशन के अंदर सबसे बड़ा होगा, जबकि सोडियम आयन का साइज उसके कंपैरेटिव कम छोटा होगा। व्हाट इट। अब जो आयन साइज में सबसे बड़ा होगा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर उसकी मोबिलिटी उतनी कम होगी। तो हाइड्रेटेड लिथियम आयन का साइज एक्वा सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा होने की वजह से लिथियम आयन की मोबिलिटी सबसे कम होगी। अब अगर मोबिलिटी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी कम हो जाएगा। गॉट इट। इसलिए लिथियम आयन की इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एक्वा सॉल्यूशन में सीजियम आयन के कंपैरेटिव कम होती है। कुल मिलाकर के ये समझें कि सॉल्युबिलिटी डिसाइड कितने फैक्टर करते हैं, तो दो फैक्टर करते हैं, लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी इनवर्स होता है 1/r+ और r-, और सर सॉल्वेशन एनर्जी इनवर्स होता है 1/r+ प्लस 1/r- पर। कैटायन एनायन के बीच का डिफरेंस, कैटायन और एनायन के बीच का ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा सॉल्वेशन एनर्जी उतना ज्यादा डोमिनेट करेगी लैटिस एनर्जी को। यानी कि आप ऐसे समझो कि जितना ज्यादा रेडियाई का डिफरेंस होगा सॉल्वेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी पर्टिकुलर आयनिक सॉलिड की उतनी ज्यादा होगी वाटर के अंदर। आपके पास सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड है। और अगर आपको इनमें से सॉल्युबिलिटी निकालनी हो तो सीजियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और सीजियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। इनका लैटिस एनर्जी और इनका सॉल्वेशन एनर्जी का एक्सपेरिमेंटल डेटा सामने है स्क्रीन पर। सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। फ्लोराइड्स के अंदर यानी कि हैलाइड्स के अंदर लिथियम के हैलाइड्स की अगर बात करें तो लिथियम फ्लोराइड से लिथियम आयोडाइड के केस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। सोडियम फ्लोराइड से सोडियम आयोडाइड इंक्रीज करती है। लिथियम फ्लोराइड से सीजियम फ्लोराइड इंक्रीज करती है। सीजियम फ्लोराइड से सीजियम आयोडाइड जो कि ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है वो डिक्रीज करती है। इसलिए मैंने बोला कि सीजियम फ्लोराइड जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है सीजियम आयोडाइड के कंपैरेटिव। इन शॉर्ट आप ऐसे समझ लो कि आयोडाइड आयन साइज में सबसे बड़ा होगा, जो आयन साइज में बड़ा सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसका हाइड्रेशन उतना कम होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। सिमिलरली सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स, फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स के अंदर लिथियम हाइड्रोक्साइड लीस्ट सॉल्युबल, सीजियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट सॉल्युबल। सल्फेट्स के अंदर डाउन द ग्रुप सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है,
बेरियम सल्फेट जो है वो लीस्ट सॉल्युबल है, गलती से वहां पर Be लिखा हुआ है, वो Ba है। बेरियम सल्फेट जो है वो लीस्ट सॉल्युबल है, जिसकी वजह से उसका व्हाइट पीपीटी ऑब्टेन होता है। सिमिलरली क्लोरेट्स के लिए, फ्लोराइड्स के लिए, सिल्वर के हैलाइड्स के लिए। फैक्ट्स अबाउट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ऑल द सॉल्ट्स ऑफ अमोनियम आयन alkali metals are soluble except lithium fluoride, lithium phosphate, lithium oxalate and lithium carbonate। सारे अमोनियम सॉल्ट्स और सारे अल्कली मेटल के सॉल्ट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, केवल लिथियम के सॉल्ट्स को छोड़ करके, लिथियम का स्पेशली फ्लोराइड, फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट। क्योंकि लिथियम के फ्लोराइड, फॉस्फेट और कार्बोनेट्स के अंदर लैटिस एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जो कि हाइड्रेशन एनर्जी को कंपनसेट नहीं कर पाती। इसके अलावा नाइट्रेट्स, क्लोरेट्स, एसिडेटाइंस जो होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। सल्फाइड्स और अमोनियम, सल्फाइड्स ऑफ अमोनियम, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सॉल्युबल। यानी अल्कली मेटल के सल्फाइड्स और अल्कली मेटल के अमोनियम सॉल्ट्स, या अल्कलाइन मेटल के सल्फाइड्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल के अमोनियम सॉल्ट्स ज्यादातर वाटर सॉल्युबल होते हैं। सल्फेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम एंड लेड। बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट, ये सारे सेकेंड ग्रुप के केटायंस हैं। इसमें लेड जो है वो 14 ग्रुप का मेंबर है। तो ये जो केटाइन के सल्फेट्स होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है और इनका पीपीटी व्हाइट कलर का होता है। सल्फेट्स का पीपीटी व्हाइट कलर का होता है। गॉट इट? हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अमोनियम आयन, अल्कली मेटल्स and barium hydroxides are soluble where rest are insoluble। इसके अलावा हलाइड्स आर जनरली सॉल्युबल। हलाइड जो होते हैं वो ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन सिल्वर का हलाइड इनसॉल्युबल है। AgCl व्हाइट पीपीटी, AgBr येलो, पेल येलो, AgI येलो एंड PbI2 येलो। यानी जिनके पीपीटी का कलर मिल रहे हैं, ऑब्वियसली बात है वो चीजें सॉल्युबल वाटर के अंदर नहीं है। सिल्वर के हलाइड्स वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। अब ये प्रेडिक्ट करना कि सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला 1/2 V + x - C + A। इसमें V का मतलब सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, X का मतलब सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम, C का मतलब चार्ज कैटायन का, अगर है तो उसे माइनस करना है, A का मतलब अगर कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज है यानी एनायन तो उसे ऐड कर देना है। इस बेसिस पर H की वैल्यू अगर 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, 3 आती है तो sp2, 4 आती है तो sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2, 7 के लिए sp3d3। एग्जांपल्स उठाते हैं। टाइप 1 के अंदर सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय मोनोवैलेंट एटम, यानी ये सारे कंपाउंड्स। एग्जांपल लिया मैंने CCl4 का, कार्बन के वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, 4 की सराउंडिंग है +4, कंपाउंड में कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं है। 4-4 का रेशियो आ रहा है तो 1/2 से डिवाइड किया तो वैल्यू 4 ही आएगी। टोटल मिला के कंपाउंड के अंदर H की वैल्यू 4 आ रही है और 4 ही आपको दिख रहा है, तो चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी है नहीं मॉलिक्यूल के अंदर। तो कंपाउंड अपनी रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर है और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3, इसलिए CCl4 के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। गॉट इट? नेक्स्ट आता है टाइप बी, जिसके अंदर सेंट्रल एटम सराउंड होता है डाइवेलेंट एटम्स के द्वारा। एग्जांपल है SO2, SO3, CO2, CS2, XeO3। इन सभी केसेस के अंदर जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल ले लिया XeO3 का, H की वैल्यू निकाली 1/2 V + M, यानी V + X - C + A। C और A की वैल्यू दोनों में 0 है। जीनन नोबल गैस है, वैलेंस शेल के अंदर हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3, लेकिन डाइवेलेंट है तीनों की तीनों, तो एक भी मोनोवेलेंट नहीं है, तो X की वैल्यू हो गई 0। अब 8 को 2 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 4, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। अब टोटल मिलाकर के आपको दिख रहा है 4, यानी H की वैल्यू आ रही है 4 और बॉन्ड पेयर है इसके अंदर 3 टोटल ऑक्सीजन के, तो लोन पेयर की एक वैल्यू हो गई। तो कंपाउंड के अंदर टोटल मिलाकर के 4 बॉन्ड, टोटल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन आ रही है sp3, शेप आएगी निकल करके पिरामिडल अमोनिया जैसी। टाइप 3, जिसके अंदर की सेंट्रल एटम के अंदर मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट दोनों ही एटम है। बेस्ट एग्जांपल है इसका XeO2F2। बेस्ट एग्जांपल इज XeO2F2, POCl3। अब मैंने मान लो POCl3 का एग्जांपल लिया, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, बाकी ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है। टोटल मिला के 4 की सराउंडिंग है, 4 की सराउंडिंग में से 3 मोनोवेलेंट है और एक डाइवेलेंट है। तो 5 + 3 / 2 वैल्यू आ रही है 4,
तो बॉन्ड पेयर की जो वैल्यू आ रही है यानी H की जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है, तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन तो Xenon का हो गया sp3, टोटल मिलाकर 4 बॉन्ड पेयर है। ठीक, लोन पेयर की वैल्यू 0 है, कंपाउंड के अंदर शेप आएगी टेट्राहेड्रल निकल करके POCl3 की। टाइप 4 की कैटेगरी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनायंस के अंदर आ जाइए, जैसे ये सारे एनायंस और इन सारे एनायंस के अंदर मैंने ले लिया NO2 नेगेटिव, हाइब्रिडाइजेशन निकाला, क्योंकि कंपाउंड पे एक नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर देना है। बाकी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में हो गए टोटल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन, कोई सराउंडिंग के अंदर डाइवेलेंट है तो लेना नहीं है, C की वैल्यू 0 और X की वैल्यू 0 और A के अंदर ऐड कर देना है +1, तो वैल्यू आ रही है 6 डिवाइड बाय 2, वैल्यू आएगी 3 का हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2, गॉट इट। सिमिलरली टाइप 5 कैटायंस के लिए, जैसे कि हाइड्रोनियम आयन के अंदर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर मॉलिक्यूल के अंदर। टाइप 6 के अंदर कॉम्प्लेक्स आयन जैसे कि ICl I3 नेगेटिव, ICl तो इंटरहैलोजन कंपाउंड हो गया, बाकी I3 नेगेटिव के अंदर अगर बात करें तो 3 आयोडीन में से एक आयोडीन इसका सेंट्रल एटम होगा और 2 की इसकी सराउंडिंग होगी, तो एक आयोडीन के वैलेंस शेल में हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, 2 की सराउंडिंग, कंपाउंड पे -1 चार्ज आ रहा है तो +1 कर दिया आपने, बाकी कैटायन कोई है नहीं तो C की वैल्यू 0 पुट कर ली, टोटल मिलाकर के वैल्यू आ रही है 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d। अब 5 में से आपको दिख रहे हैं 2 बॉन्ड पेयर, तो बचे हुए होगा 3 लोन पेयर, मॉलिक्यूल की शेप आएगी लीनियर। बात करते हैं डायपोल मोमेंट की, तो जो मॉलिक्यूल अपनी रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर बैठेगा उसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, और अगर रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है मॉलिक्यूल की तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। AX का मॉलिक्यूल लीनियर है, ठीक, AX2 बेल्ट शेप, AX3 ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल पिरामिडल, टी शेप, 3 कैटेगरी हो सकती है। अगर ट्राइगोनल प्लानर है यानी कि स्टैंडर्ड है तो 0 होगा, बाकी ट्राइगोनल पिरामिडल और टी शेप होता है तो नॉन जीरो होगा। बाकी AX4 के अंदर 2 तरह का ज्योमेट्री आ सकती है, टेट्राहेड्रल अगर आ रहा है तो 0 होगा, बाकी स्क्वायर प्लेनर के अंदर भी 0 हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि लोन पेयर है या नहीं है। बाकी AX5 टाइप कैटेगरी के अंदर TBP ज्योमेट्री या स्क्वायर पिरामिडल, एग्जैक्टली TBP आ रहा है तो 0, और अगर स्क्वायर पिरामिडल आ रहा है तो लोन पेयर पॉसिबल है, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। बाकी AX6 के अंदर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल है, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट के अंदर आ जाए, अगर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो मॉलिक्यूल डेफिनेट सी बात है पोलर है, और अगर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 नहीं आ रहा है तो मॉलिक्यूल जो है उस सिचुएशन के अंदर 0 नहीं आ रहा है तो मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है, और अगर डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है। बॉन्ड की पोलरिटी डायपोल मोमेंट के बेसिस पर डिसाइड होती है, जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल उतना ज्यादा पोलर। एग्जाम्पल के तौर पर HF HCl HBr HI, इन सब के अंदर परसेंटेज आयनिक करेक्टर आपको निकालना है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा परसेंटेज आयनिक करेक्टर। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा, सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर है, जबकि आयोडीन का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, डाउन द ग्रुप आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से HI का परसेंटेज आयनिक करेक्टर सबसे कम है, परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा है। Got it? To determine the shapes of the molecule, अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो कंपाउंड होगा अपनी रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर, और अगर 0 नहीं आ रही है तो डेफिनेट सी बात है ज्योमेट्री जो है वो इरेगुलर होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला, परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के लिए ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय डायपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक बॉन्ड इनटू 100, फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का फॉर्मूला ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय डायपोल मोमेंट ऑफ 100% आयनिक बॉन्ड इनटू 100। बाकी ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकालने के लिए Q इंटू टी का रिलेशन लगा देंगे, उसे आप ऑब्जर्व वैल्यू निकाल लेंगे। बाकी 100% आयनिक कंपाउंड के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी।